सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे एसए 540। सर एसए 540 के अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैं 4 बनाता हूं तो इसमें ए अपने आप बन जाता है एंड ए फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट। सो वेन एवर यू आर ऑडिटिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट, अरे 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 ये सर क्या कर रहे हो, वेन एवर यू आर ऑडिटिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट और डिस्क्लोजर, तो आपका एसए 540 लगता है। हमारा ऐसे में एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, जो भी डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एडिक्वेट होने चाहिए। अब सर ये क्या सिखाता है, ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन यूज करके आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया, जो इंफॉर्मेशन यूज करके आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाया, ये बार बार चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोर्ट की हियरिंग हुई, इसके बेसिस से मैंने पेनल्टी का प्रोविजन बनाया। अब कोर्ट की सेकंड हियरिंग हुई तो उसमें डिफरेंट जजमेंट आई, तो बार बार कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट देता है, तो सर क्या होता है, इसकी वजह से एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आ जाती है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, जो आपका एस्टिमेट और एक्चुअल है ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर एस्टिमेट और एक्चुअल डिफरेंट होंगे तो इससे क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो आपने एकदम बेसिक बात ध्यान रखनी है सर, क्या, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया वो इंफॉर्मेशन बार बार चेंज होती रहती है। अब अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी और उस वजह से देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब हमने एक एग्जांपल डिस्कस करे ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग एस्टीमेट जहां पे लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, यानी गलती होने के चांसेस कम है, यानी एस्टीमेट और एक्चुअल सेम सेम रहेंगे। सबसे पहला कौन सा एग्जांपल था, ये कहता है वो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट जिनका डेटा रेडिली अवेलेबल है। इसको आप इंड एस 113 में पढ़ते हो, ऑब्जर्वेबल इनपुट, जो आपके लेवल 1 वाले इनपुट होते हैं स्पेशली फॉर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट। एग्जांपल के तौर पे जो इंटरेस्ट रेट्स है वो मार्केट में पब्लिश्ड है, या आप अगर किसी शेयर की फेयर वैल्यू निकाल रहे हो जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका आप स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस उठा सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर डेटा इज रेडिली अवेलेबल। अब डेटा के ऊपर जो आपने मेथड लगाया है फॉर कैलकुलेटिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड इट कैन बी अप्लाइड इजीली फॉर दैट एसेट और लायबिलिटी। एग्जांपल, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी तो मैंने डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज करी, सो इट इज अ वेरी इजी मेथड। तीसरा कहता है जो अकाउंटिंग एस्टीमेट है ये आप रोज रोज बनाते हो, रोज रोज बनाते हो, यानी इट इज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड बाय द अकाउंट्स टीम बिकॉज इट रिलेट्स टू रूटीन ट्रांजेक्शन। तो फॉर एग्जांपल 31 मार्च 25 को मैंने प्रोविजन बनाया फॉर टेलीकॉम एक्सपेंस, तो अब टेलीकॉम एक्सपेंस जो मेरा फोन का बिल है वो तो हर महीने आता है और ये फिक्स्ड बिल है, 1000 प्लस जीएसटी का आएगा। तो क्या इस अकाउंटिंग एस्टीमेट में कुछ गलती होने के चांसेस है? नहीं सर, इसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। देन कहता है जो आपने मॉडल यूज किया for the fair value accounting estimate, that model is well known and generally accepted। for example, अगर मुझे fair value निकालनी है ऑप्शंस की, तो एक फेमस मॉडल है जो आप एएफएम में पढ़ते हो जिसका नाम है ब्लैक शॉल्स मॉडल, तो इस केस में भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम रहेगी। एंड लास्ट में कहता है अकाउंटिंग एस्टीमेट फॉर द एंटिटीज जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स। जहां बिजनेस एक्टिविटीज एकदम सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वहां पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लोअर। तो ये 5 पॉइंट्स हमने कवर किए थे। अब सर इनको याद कैसे रखना है, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, याद रखो विद मैगी मैगी मैगी। जो मैगी है इसमें भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम रहती है, गलती होने के चांसेस हमेशा कम रहते हैं। कोई भी इंसान मैगी बनाए अच्छी ही बनाता है, तो मैगी के केस में सर क्या होता है, यही सारे पॉइंट्स होते हैं। डेटा इज रेडिली अवेलेबल, जैसी मैगी का पैकेट का घुमाओगे तो आपके सामने पूरी की पूरी विधि लिखी और रखी होती है, तो डेटा इज रेडिली अवेलेबल। दूसरा, मैगी बनाना आसान है, द मेथड इज वेरी सिंपल एंड कैन बी अप्लाइड इजीली। तीसरा क्या था सर, तीसरा है सिंपल है मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, यानी द बिजनेस एक्टिविटीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अब इन चीजों की वजह से मैगी रोज रोज बनती है, बार बार बनती है, आप उसमें चेंजेस भी करते रहते हो, कभी कुछ डाल देते हो कभी कुछ डाल देते हो, यानी इट इज फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेटेड। एंड आखिरी में सर क्या बोलेंगे, इन्हीं सब अच्छी बातों की वजह से इट इज वेल नोन एंड सबको पसंद आती है, इट इज वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड। अब मैगी की जगह वर्ड यूज कर लेना मॉडल, मॉडल इज वेल नोन एंड जनरली एक्सेप्टेड। तो यही सवाल आपका आया था नवंबर 19 के ओल्ड सिलेबस में, तो प्लीज इसको अच्छे से हम कवर करके चलेंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, एस्टिमेट्स जो है उनमें क्या है, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी कौन से इंसान में है? मित्रों, आज रात 8 बजे से संपूर्ण भारत में क्या होगा सर, लॉकडाउन लगने वाला है, या आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट टाटा बाय बाय। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी है मोदी जी में। मोदी जी का क्या मतलब है, एमओ का मतलब है मॉडल, ऐसा मॉडल जहां पे
ये वेल यूज्ड मॉडल नहीं है, सबके लिए अवेलेबल मॉडल नहीं है। दिस इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल, दिस इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल। सर ओ का क्या मतलब था? ओ का मतलब था आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन। क्या जो लिटिगेशन है, केस है, उसका आउटकम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी या कोर्ट डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगी, जजमेंट डिसाइड करेगी। एंड डी का मतलब था ऐसे डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्यूचर्स, ऑप्शन, जो पब्लिकली ट्रेड नहीं होते। अगर पब्लिकली ट्रेड होते तो हम तो स्टॉक एक्सचेंज से प्राइस देख लेते, क्योंकि ये पब्लिकली ट्रेड नहीं होते तो इनके एस्टिमेट्स में गलतियां हो सकती है। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे, मॉडल, आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन एंड डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। फिर मैंने आपको एक छोटू सा टॉपिक कराया था, ऐसे अकाउंटिंग एस्टीमेट जो फेयर वैल्यू एस्टीमेट्स नहीं है। जैसे डेटर के केस में हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीपी के केस में हो गया डेप्रीसिएशन और यूजफुल लाइफ, इन्वेंट्री के केस में हो गया इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस, रेवेन्यू के केस में हो गया सर क्या, वो सिस्का एलईडी वाले क्या देते हैं? वारंटी देते हैं, तो वारंटी ऑब्लिगेशन। फिर हमने बात करी थी सर क्या, ऐसे कोर्ट केसेस जहां पे आपको पेनल्टीज देनी पड़ सकती है, यानी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और कॉस्ट। फिर इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको लगता है पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे बिटकॉइन। तो बिटकॉइन जैसी इन्वेस्टमेंट जहां पे आपको अनसर्टेनिटी कि आप पैसा रिकवर कर पाओगे कि नहीं, तो वहां पे भी आप प्रोविजंस बना रख सकते हो। फिर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टीमेट में तो कुछ नहीं था, इंड एएस का गेम था, सारा का सारा इंड एएस का गेम था। इंड एएस 102 से चलना, 102, 103, 104 नहीं होता, 105, फिर उसके बाद 109 और लास्ट में हमने 16 की बात की थी। 102 यानी शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट्स में आप शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालते हो। हाँ, हम फेयर वैल्यू निकालते हैं ऑफ द एक्सरसाइजिंग द ईसॉप। फिर आता है 103, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्सचेंज होते हैं इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसकी फेयर वैल्यू निकलती है। फिर आता है 105, यानी जो भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं हेल्ड फॉर डिस्पोजल, आप उनका निकालते हो फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। याद आ रहा है? फेयर वैल्यू लेस सीटीडी यानी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू डिस्पोज। फिर आता है 109 यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो ये बोलता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनका कोई मार्केट या में ट्रेडिंग वगैरह नहीं होती। एंड आखिरी में आता है इंड एएस 16, जिसको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ एसेट्स या बार्टर सिस्टम। एग्जांपल, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ऑफ प्लांट फैसिलिटीज इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस। फिर हमने सर डिस्कस करें ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले आते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, इसमें हम क्या करते हैं, चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है सर क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है वो सिचुएशंस मतलब टीईसी, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशन जिनकी वजह से अकाउंटिंग एस्टीमेट बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट कैसे करती है? हमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन यही बनता है, हम मैनेजमेंट से क्या क्या इंक्वायरी करेंगे। तो चलो यही पूछ लेते हैं। हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे सबसे पहले ट्रांजैक्शन के ऊपर, फिर इवेंट्स एंड कंडीशन के ऊपर। ट्रांजैक्शन के ऊपर ये इंक्वायरी होगी, क्या मैनेजमेंट ने कोई नई ट्रांजैक्शन करी जिस वजह से कोई नया अकाउंटिंग एस्टीमेट बनेगा, या जो पुरानी ट्रांजैक्शन थी उनके कोई टर्म्स तो चेंज नहीं हो गए विच गिव राइज टू अ न्यू और रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो ट्रांजैक्शन वाले 2 पॉइंट, न्यू ट्रांजैक्शन या जो पुरानी ट्रांजैक्शन थी उनके टर्म्स चेंज हो गए। अब सर क्या थे, इवेंट्स और कंडीशन। क्या कोई नया इवेंट और कंडीशन हुआ विच गिव राइज टू अ न्यू और रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टीमेट। गॉट इट और नॉट? गॉट इट सर। अब इसके बाद के 2 पॉइंट्स क्या थे, आपके रेगुलेशंस चेंज हो गए। आपकी रेगुलेशंस चेंज हो गई तो अकाउंटिंग एस्टीमेट भी चेंज होगा, यानी अगर देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, इसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो सकता है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज क्यों हुई? क्योंकि एफआरएफ में चेंज हुआ था। तो इसका हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था सर क्या, सपोज इंड एएस 2 कहता है वेटेड एवरेज यूज नहीं होगा, आपने फीफो यूज करना है। अब फीफो के चक्कर में क्या हुआ, आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज हो गई, आपका एस्टीमेट चेंज हो गया, तो सर ये दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखना अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के ड्यू टू चेंज इन एफआरएफ। एंड अगला पॉइंट क्या था, लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस। इफ देयर इज अ रेगुलेटरी चेंज विच इज आउटसाइड मैनेजमेंट कंट्रोल, इसकी वजह से भी कोई पेनल्टी या चार्जेस लग सकते हैं जिसका प्रोविजन बनाना पड़े। तो ये आपके 5 इंक्वायरी वाले पॉइंट हो सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन आया था आई थिंक May 22 एग्जाम्स में। फिर सर आता है कि आपने समझना है एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस। तो इसके लिए हमने हेल्प ली थी किसकी, एसए 500 की। एसए 500 में भी हमने बोला था कि भाई जो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ग्रेच्युटी लाइबिलिटी की, वो भी तो एक एस्टीमेट है, तो वो कैसे बनता था सर, हमने देखा था 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले होता है डेटा पे लगता है तड़का अजम्पशंस एंड मेथड्स का, फिर निकलती है फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो आपने फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन और डेटा की बात नहीं करनी, सीधा अजम्पशंस और मेथड्स की बात करो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकी अजम्पशंस क्या है।
मेथड क्या है, क्या मेथड में पिछले साल से कोई चेंज है, अगर हां तो क्या चेंज है, क्यों चेंज किया। अब ये सारा काम करता कौन है, कोई एक्सपर्ट यूज करता था जिसका नाम होता था मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया। अब जब जब वो एक्सपर्ट यूज करती थी उस पे कंट्रोल्स भी एक्सरसाइज होते थे। तो व्हाट वर द रेलिवेंट कंट्रोल्स। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कवर्ड। तो ये क्या कहता है सर, सारे बच्चे ध्यान से समझना, जब भी हम आइडेंटिफाई और असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। फिर देखो क्या ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके लिए कंसीडर करो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अब जहां पे भी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होगी वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है। अब आईसीआई क्या सवाल पूछता है, हाउ डज द ऑडिटर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर हम मिनिमाइज तो कर ही नहीं सकते, हम मिनिमाइज तो कर ही नहीं सकते, एट मैक्स हम सिर्फ असेस कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में अगर मिनिमाइज देखे तो समझ जाना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे एफआरएफ क्या चाहता है, फिर आप देखोगे मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है टीईसी, ट्रांजैक्शंस इवेंट्स एंड कंडीशंस व्हिच गिव राइज टू द अकाउंटिंग एस्टीमेट। फिर एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस समझेंगे, उसमें क्या आएंगी अजम्पशंस, मेथड्स, चेंज इन द मेथड्स, फिर एक्सपर्ट और कंट्रोल वाले पॉइंट, एंड लास्ट में किस तरह से इन्होंने एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी से डील किया। इंक्वायरीज वाले पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए। अब सर एक बात बताना, अगर मुझे कोई ऐसा एरिया मिल जाता है, अगर मुझे कोई ऐसा ट्रांजैक्शन इवेंट और कंडीशन मिल जाता है जिसका अकाउंटिंग एस्टीमेट बनना चाहिए था, जिसका अकाउंटिंग एस्टीमेट बनना चाहिए था बट मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, तो इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सो इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज टीईसी व्हिच गिव्स नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट, जो मैनेजमेंट फेल हो गई आइडेंटिफाई करने में, दिस इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर सर इसके बाद ये कहता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क, यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब देखो इसमें क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमको ऑलरेडी पता है दो तरह के होते हैं सर, क्या, टेस्टिंग वाले, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बट इसमें सबसे जुगाड़ू तरीका क्या था, अगर मुझे मार्च का प्रोविजन चेक करना है तो उसका एक्चुअल खर्चा कब बुक होता है, सर उसका एक्चुअल खर्चा बुक होता है अप्रैल में या मई में। तो अगर आपको मार्च का प्रोविजन चेक करना है तो सबसे जुगाड़ू तरीका क्या है, सबसे कामचोर तरीका क्या है, आप इसके केस में सब्सीक्वेंट इवेंट्स देख लो। सो सब्सीक्वेंट इवेंट्स कैन प्रोवाइड यू एविडेंस फॉर द अकाउंटिंग एस्टीमेट। फिर आसान तक पॉइंट्स पे आ जाओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब एस्टीमेट्स बनाने में मेन फोकस किस पे जाता है, अजम्पशंस पे और मेथड्स पे। तो हम भी इवेलुएट करेंगे क्या, अजम्पशंस और मेथड। जो अजम्पशन है क्या वो रीजनेबल है, जो मेथड है क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। एंड जब ये सब कर लिया, जब ये सब कर लिया और आप टेस्ट कर रहे हो, मान लो कोई पेनल्टी का प्रोविजन, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एज अ ऑडिटर बता दो कि भाई 2.5 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए, 2,50,000 का प्रोविजन बनना चाहिए, या फिर आप एक रेंज दे दो कि जो मैनेजमेंट प्रोविजन बनाएगी वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक बनाएगी। तो यही पॉइंट आईसीआई ने लिख रखा है, या तो आप डेवलप कर दो एक पॉइंट एस्टीमेट, या आप एक रेंज बता दो टू इवेल्युएट द अकाउंटिंग एस्टीमेट। 4 पॉइंट वापस मेरे को बताएंगे सारे बच्चे। सर ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क में सबसे पहले आएगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स, फिर आएंगे टीओसी और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव में भी टेस्ट क्या करेंगे, अजम्पशंस और मेथड्स, एंड आखिरी में डेवलप करेंगे क्या, या तो पॉइंट एस्टीमेट या रेंज टू इवेल्युएट द अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब आखिरी दोनों पॉइंट में थोड़ा सा मसाला डालो। सर मसाला डाले मतलब, जो थर्ड पॉइंट था अजम्पशन और मेथड, अगर आपके अजम्पशन और मेथड डिफरेंट है फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो आपको मैनेजमेंट की अजम्पशंस और मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। यही बात लिख के, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अजम्पशन एंड मेथड, देन अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट अजम्पशंस एंड मेथड। गॉट इट सर। अगला पॉइंट कहता है कि अगर आप रेंज बना रहे हो तो जो रेंज आप बनाओगे वो वाइड रेंज नहीं होनी चाहिए, नैरो रेंज होनी चाहिए। ये हमारी नैरो रेंज कैसे होगी, जो भी एविडेंस अवेलेबल है। तो अगर आप ये पेनल्टी का प्रोविजन चेक कर रहे थे तो आप कौन से एविडेंस के बेसिस पे रेंज बना सकते हो, सर अगर कोई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, लॉयर है जिसके हम मदद ले सकते हैं तो उसका ओपिनियन ले लेंगे, या कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी कॉपी के बेसिस पे हम इस रेंज को नैरो डाउन कर सकते हैं। यही सवाल नवंबर 23 में आया था। तो ये कहता है सर क्या, सबसे पहले तो जो आप एफआरएफ की रिक्वायरमेंट चेक कर रहे थे, देखो उसको ठीक से अप्लाई किया है कि नहीं, जो मेथड्स था जिनको मैनेजमेंट ने यूज किया वो कंसिस्टेंटली यूज किया है, एंड अगर उसमें चेंजेस है तो दोस चेंजेस आर एप्रोप्रिएट। अब हम सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखेंगे, टीओसी करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे, जो मेथड है वो देखेंगे एप्रोप्रिएट है, जो अजम्पशन है वो रीजनेबल है कि नहीं, फिर पॉइंट एस्टीमेट या रेंज बना के दे देंगे। अब मसाला वाले पॉइंट क्या थे, अजम्पशन मेथड अगर डिफरेंट है तो चेक करो, अंडरस्टैंड करो मैनेजमेंट के अजम्पशंस और मेथड्स,
ठीक है सर। बट अगर आप रेंज यूज कर रहे हो तो वाइड रेंज नहीं, नैरो रेंज यूज करनी है। नैरो द रेंज टू सी क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके केस में आप क्या करोगे, जो भी एविडेंस अवेलेबल है उसके बेस पे आप रेंज को नैरो करके चलोगे। क्या यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ सर। अब सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ मेरे साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सर ये भी आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट है जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है, जहां सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो ये कहता है आपने ऐसे 330 वाले तो प्रोसीजर करनी है जो ऊपर मैंने सिखाया, इसके साथ साथ आपने इन एडिशन ये सब चीजें भी करनी है। अब ये सब चीजें क्या है, सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ चार्ट से समझना। ये कहता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो तुम करोगे ही करोगे, इसके साथ साथ आप फोकस करोगे एंटिटी की अजम्पशन पे, कि जो एंटिटी ने अजम्पशन यूज करी उसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे और उन ऑल्टरनेटिव्स को उसने रिजेक्ट क्यों किया। सो हाउ द मैनेजमेंट कंसीडर्ड द ऑल्टरनेट अजम्पशन एंड व्हाई इट रिजेक्टेड देम। ठीक है सर। अब जो अजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज करी हैं, चेक करो वो रीजनेबल है कि नहीं, चेक करो वो रीजनेबल है कि नहीं। तो सर रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन के लिए हमने क्या चेक करते हैं, इंटेंट एंड एबिलिटी। इंटेंट एंड एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, यहां पे हमने रेफरेंस ली थी ऐसे 500 की। सर कैसे लिया था एक बार ध्यान से समझना, सारे बच्चे फटाफट आओ ऐसे 500 पे। टा 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 टा। तो ऐसे 500 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंक्वायरी वाला, यस और नो? यस सर। इंक्वायरी में जो थर्ड पैरा होता है उसमें हम मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करते हैं थ्रू 3 थिंग्स। पैरा, पैरा का क्या मतलब था, पास्ट हिस्ट्री, रीजन एंड एबिलिटी। यहां पे भी हमने बात की थी बोनस के प्रोविजन की। जो मैनेजमेंट ने इस साल का बोनस का प्रोविजन बनाया है, ये बोनस का प्रोविजन रीजनेबल है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा मैनेजमेंट के इंटेंशन पे। अब इंटेंशन कैसे चेक करूं, पास्ट हिस्ट्री, पास्ट में मैनेजमेंट ने कितना बोनस दिया एम्प्लॉयज को पूरे साल के लिए। उसके बाद एबिलिटी, क्या मैनेजमेंट के पास पैसा है इतना पैसा बांटने के लिए, क्या मैनेजमेंट के पास पैसा है इतना बोनस बांटने के लिए। एंड रीजन, क्या मैनेजमेंट की इस बार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी या रेवेन्यूज बहुत अच्छे थे जो इसको इतना पैसा बांटने का मन है। तो आप मैनेजमेंट का इंटेंट देखोगे थ्रू पैरा, पास्ट हिस्ट्री, रीजन और एबिलिटी। इसी से मिलता जुलता पॉइंट हम यहां पे कवर कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट ने अजम्पशंस यूज करी हैं वो क्या रीजनेबल हैं। अब वो रीजनेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, मैनेजमेंट का इंटेंट एंड एबिलिटी देख के। क्लियर है? क्लियर है सर। अब लास्ट में अगर आपको लगता है आप उनके एस्टीमेट से खुश नहीं हो, एस्टीमेट से खुश नहीं हो यानी आपको लगता है मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो फिर आप ही रेंज बना के दे दो, आप ही रेंज बना के दे दो और बोल दो अगर इस रेंज में एस्टिमेट होगा तो हम उसको रीजनेबल मानेंगे। सो इफ द मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, डेवलप अ रेंज टू इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ द एस्टिमेट। गॉट इट सर। तो 4 पॉइंट्स कंसीडर करने, क्या वापस अजम्पशन वाले, क्या ऑल्टरनेट अजम्पशन थी उनको रिजेक्ट क्यों किया, जो अजम्पशन यूज करी क्या वो रीजनेबल है, उसमें आप इंटेंट और एबिलिटी देखोगे। एंड आखिरी में इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको लगता है उन्होंने एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, तो यू डेवलप अ रेंज टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। यही 4 बातें इन्होंने यहां लिख रखी हैं। वापस आ जाओ एक बार 540 पे। आओ ना, आ गए सर, आ गए सर। तो यही 4 पॉइंट्स हैं। कंसीडर हाउ द मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड ऑल्टरनेट अजम्पशन, व्हाई इट रिजेक्टेड देम। ठीक है, कैसे इन्होंने एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कंसीडर करी है, जो अजम्पशन यूज करी क्या वो रीजनेबल है, कैसे चेक करें रीजनेबलनेस, कंसीडरिंग द इंटेंट एंड एबिलिटी। अगर आपको लगता है उन्होंने एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को, तो आप रेंज बना के डेवलप करके देखो, क्या कह रहे हो सर, आप रेंज डेवलप करके दे दो टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर हमने अगला टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था क्या, अंडरस्टैंडिंग द अजम्पशन। जब भी आप अजम्पशंस की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो क्या क्या मैटर्स कंसिडर करने हैं। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, सबसे पहले तो नेचर देख लो। सर नेचर किसकी, नेचर ऑफ द अजम्पशन, क्या क्या सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज हुई, एंड द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सपोर्टिंग द अजम्पशन। मान लो एचआर की कोई पॉलिसी वगैरह देख ली। अब हमने एग्जांपल लिया था मान लो ग्रेचुटी की लायबिलिटी का। अब अगर ग्रेचुटी की लायबिलिटी एक एस्टीमेट है तो उसमें क्या क्या अजम्पशन देखी जाती है, डेथ रेट, रिटायरमेंट रेट, और रिटायरमेंट की एज क्या है, डेथ रेट क्या है, और हम क्या कंसीडर करते हैं, डिस्काउंटिंग रेट, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब हम कंसीडर करते हैं। तो जो भी अजम्पशंस हैं वो सीसीसी होनी चाहिए। सर सीसीसी का क्या मतलब है, सबसे पहले तो वो रेलिवेंट और कंप्लीट होनी चाहिए, सारी अजम्पशंस हमने कंसीडर कर ली। फिर वो इंटरनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सर इंटरनली कंसिस्टेंट मतलब अगर मैंने रिटायरमेंट एज लिया 60 ईयर्स तो वो मैनेजमेंट की इंटरनल एचआर पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए। एंड आखिरी में कंट्रोल, आखिरी में क्या करना है सर,
कंट्रोल। मैंने कहा कंट्रोल का क्या मतलब था, आपने देखना है जो भी अजम्पशन है वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या नहीं, वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है या नहीं। यानी कुछ कंट्रोल में होती हैं सर, क्या क्या चीजें कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एसेट की यूजफुल लाइफ ले रहा हूं और मुझे पता है मैं बार बार उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता रहूंगा तो वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। बट अगर मैं बात करूं डेथ रेट की, मोर्टेलिटी रेट की, ठीक है, या मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट्स की, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो यही सारी चीजों की बस आपने अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है। तो लास्ट बार में बताया तो अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट क्या थे, 2 पॉइंट तो नेचर वाले हो गए, नेचर ऑफ द अजम्पशन इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। 3 पॉइंट थे, सीसीसी कंप्लीटनेस, सारे अजम्पशंस कंसीडर करो, दे शुड बी कंसिस्टेंट, एंड आखिरी में कंट्रोल, वेदर दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट और नॉट। इसके बाद सर हमने एक छोटा सा क्यूट सा टॉपिक डिस्कस किया था जो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो नहीं है बट कहीं ना कहीं पुरानी प्रैक्टिस मैनुअल में था। तो हमने बोला था व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो इसमें आपने बस ध्यान रखना है कहां अनसर्टेनिटी ज्यादा है। सर वो इंडियन आइडल का कौन विनर होगा, इंडियन आइडल का कौन विनर होगा वो हमको लगता है अनसर्टेन है, कोई भी जीत सकता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है इसकी जज नेहा कक्कड़ जो बड़ी सेंसिटिव है। तो जजमेंट वाला पॉइंट याद रखेंगे, सेंसिटिविटी वाला पॉइंट। जजमेंट मतलब कितना अकाउंटिंग एस्टीमेट डिपेंडेंट है जजमेंट पे, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिविटी ऑफ द एस्टीमेट टू द अजम्पशन, कि अगर अजम्पशन चेंज होते हैं तो एस्टीमेट कितना चेंज होता है। फिर उसके बाद जज विनर कैसे डिसाइड होता है, वोट से, जो वोट्स एक्सटर्नल सोर्सेस से आते हैं। सो द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। फिर उन वोट्स को काउंट किया जाता है, यानी मेजरमेंट टेक्निक। मेजरमेंट टेक्निक क्या रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक अवेलेबल है या नहीं। अब जब वोट्स को काउंट करते तो बहुत टाइम लगता है, यानी लेंथ ऑफ द फोरकास्ट पीरियड। एंड लास्ट पॉइंट क्या था सर, लास्ट पॉइंट था जनरली हम शक्ल देख के बता देते ये जीतने वाला है, यानी ऑब्जर्वेबल, वो बंदा ऑब्जर्व करके पता चल जाता है, ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल इनपुट टू मेक द अकाउंटिंग एस्टीमेट। एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर देना, इन केस अगर गलती से इस पे क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड बी एबल टू स्कोर 3 to 4 मार्क्स इजीली। अब सर आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया, रिव्यू ऑफ द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई। ये कहता है कि क्या हमको रिव्यू करना चाहिए आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट, आंसर इज यस। तो जो पिछले साल का अकाउंटिंग एस्टीमेट था उसको भी आप रिव्यू करते हो तो या तो जजमेंट आ चुकी है या केस डेफर हो चुका है। तो अगर जजमेंट आ गई है मतलब आउटकम आ चुका है तो आप एस्टीमेट और आउटकम को कंपेयर कर लो, बट अगर केस डेफर हो गया तो आपको जनरली री एस्टीमेट करना पड़ता है। तो ये कहता है रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट और द री एस्टिमेशन ऑफ द प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब सर मैनेजमेंट बोलेगी तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो क्या, तुम तो सब कुछ ही चेक करने जा रहे हो, इस साल के भी एस्टीमेट चेक करोगे, पिछले साल के भी, हम तो यही कराते रहे। तो उनको बोलो घबराओ मत, हम उनको बोलना घबराओ मत, गुस्सा मत हो, उनको कंफर्ट दे देना। कंफर्ट क्या देना है कि हम तुम्हारी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रहे, वी आर नॉट हियर टू क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। हमको पता है जो आउटकम होता है ऑफ द एस्टीमेट इट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टीमेट। जो आउटकम होता है इट इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो वो पूछेंगे फिर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो रिव्यू, तो उनको बोलना हमें एविडेंस चाहिए 3 चीजों को लेके। अगर तो आउटकम आ गया है तो हमको पता चल जाएगा इनका एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, तो उससे पता चल जाएगा करंट पीरियड का प्रोसेस भी कितना इफेक्टिव होगा। और दूसरी चीज ये पता चल जाएगी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी है, कितना इनका एस्टीमेट और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस होता है। और अगर आउटकम नहीं आया तो आपको एविडेंस मिल जाएगा अबाउट द री एस्टिमेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो ये 3 चीजें हो जाती हैं। साथ ही साथ आपको पॉसिबल मैनेजमेंट बायस के बारे में पता चल सकता है इन द सर्कमस्टेंसेस अगर आपने एक्सरसाइज किया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। गॉट द पॉइंट और नॉट, यस सर। तो यही बातें यहां पे लिख रखी है सर, क्या रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट और द सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन अगर ऑर्डर नहीं आया। इसमें आप नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट देखते हो, फिर उसका इंपैक्ट देखते हो ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मैनेजमेंट को कंफर्ट दे देना सर, क्या वी आर नॉट हियर टू क्वेश्चन योर जजमेंट इन द प्रायर पीरियड, वी नो, वी अंडरस्टैंड दैट द आउटकम ऑफ एस्टीमेट विल ऑफन बी डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग एस्टीमेट। फिर क्यों कर रहे हो सर, एविडेंस के लिए, एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, ताकि करंट प्रोसेस की भी इफेक्टिवनेस पता चले। इसी तरह से हमको पता चल जाएगी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी होगी जिसका डिस्क्लोजर चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड तीसरी चीज क्या थी सर, तीसरी चीज क्या थी, अगर आउटकम नहीं आया तो री एस्टिमेशन ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट को लेके एविडेंस मिल जाएगा। अब लास्ट में सर क्या कहता है, अब लास्ट में कहता है कि आपको पता चल सकता है इट मे ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सर्कमस्टेंसेज ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस। बट ये सबको नहीं पता चलेगा, उसी को पता चलेगा जो अलर्ट है।
ऑडिटर्स प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही असिस्ट करेंगे इन आइडेंटिफाइंग दीज सर्कमस्टेंसेस एंड डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो ये एक छोटा सा चार्ट आपने याद रखना है। रिव्यू द आउटकम और सब्सिक्वेंट रीएस्टिमेशन। मैनेजमेंट को कंफर्ट दे देना, मैं वापस बता रहा हूं दैट वी आर नॉट हियर टू क्वेश्चन योर जजमेंट, आउटकम विल ऑफन बी डिफरेंट फ्रॉम द एस्टिमेट। तो कर क्यों रहे हो? एविडेंस के लिए अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और री-एस्टिमेशन ऑफ द subsequent re-estimation of the accounting estimate and management biasness के बारे में पता चल सकता है if you apply professional skepticism। Come on everyone, clear है बॉस? क्लियर है सर। फिर आए थे दो छोटे छोटे टॉपिक, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर को मैं अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस याद रखना एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस को डिस्क्लोज करना है, यानी अजम्पशन, मेथड, चेंज इन मेथड, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये 4 पॉइंट हो गए, और बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ एस्टिमेट। अगर आपको लगता है सिग्निफिकेंट रिस्क है तो उस केस में इवन दो जो आपके डिस्क्लोजर है एज पर द एफआरएफ है, इवन दो आपके जो डिस्क्लोजर है एज पर द एफआरएफ है, फिर भी हो सकता है ऑडिटर को लगे ये डिस्क्लोजर्स इनएडिक्वेट है। तो ये एक अजीब सा पॉइंट रीड करके चलना। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा सर? वही मेथड्स और अजम्पशन। जो आपका मेजरमेंट मेकिंग प्रोसेस है, एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस है, जो मेथड है, इज इट एप्रोप्रिएट? अगर उसमें चेंज है तो क्या वो चेंज ठीक है कि नहीं? तो आपने उसकी कंसिस्टेंसी और एप्रोप्रिएटनेस देख के चलनी है। फिर जो अजम्पशन है वो देखना है क्या वो रीजनेबल है कंसिडरिंग द मैनेजमेंट इंटेंट एंड एबिलिटी, इसको लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। लास्ट के 2 पॉइंट तुम भूल जाओगे, लास्ट के 2 पॉइंट भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे? ऊपर और +2। ऊपर मतलब इसके ऊपर कौन सा टॉपिक था? डिस्क्लोजर। तो जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिए हैं आर दे कंप्लीट एंड एप्रोप्रिएट, प्लस सब्सिक्वेंट इवेंट था +2। +2 मतलब ऐसे 540 में +1 करे तो क्या आता है? 550, +2 करे तो 560। तो देयर इज नो सब्सिक्वेंट इवेंट विच अफेक्ट्स और विच रिक्वायर्स अ नीड टू रिवाइज द अकाउंटिंग एस्टिमेट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गॉट इट सर। तो यहां आपका पूरा का पूरा ऐसे 540 गेट्स कंप्लीटेड, डन डनाडन डन। अब मित्रों मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, क्या एक बार इस ऐसे को सेल्फ रिवाइज करके क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है सर। सो यूं ही खुशी खुशी मल्ला कर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।